नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। शुरुआत करते हैं इस बड़े अहम मुद्दे की। जंगली जानवर अब तक ग्रामीण इलाकों तक ही सीमित थे, लेकिन अब शहरों में भी वो बेधड़क आने लगे हैं। छोटे मोटे शहरों में नहीं, बल्कि राजधानी जयपुर में भी वो खुलेआम घूम रहे हैं। आपके सामने अभी हम कुछ देर में दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक जयपुर की होगी, उसमें जिसमें एक तेंदुआ आपको दिखेगा, और एक और तस्वीर होगी। सवाल बड़ा निकल के ये सामने आ रहा है। अब देखिए तस्वीर, आप देखिए किस तरीके से एक तस्वीर आपको जयपुर की दिख रही है और एक तस्वीर सिरोही की है। राजधानी के जयपुर में भी वैसी ही स्थिति जैसी सिरोही में है, या इससे पहले उदयपुर के आउटस्कर्ट्स में थी, यानी कि जो उनके बाहर के इलाके हैं वहाँ पर ऐसी स्थिति देखने को मिल रही थी, ग्रामीण इलाकों में जहाँ तेंदुए आ रहे थे। और अब राजधानी जयपुर के बीचों बीच ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। सिरोही के ये एक फार्म हाउस की तस्वीर है, जहाँ पर हालांकि इस कुत्ते की जान बच गई। जब मालिक ने आकर के शोर मचाया तो तेंदुआ वहाँ से भाग निकला, लेकिन फिर भी तेंदुए की मूवमेंट घरों के अंदर जो अब हो रही है वो एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। दूसरी तस्वीर एक माउंट आबू, फिर आप जिसमें सिरोही से आप तस्वीर देख रहे हैं। घर में दाखिल होते ही तेंदुए का सामना कुत्ते से हो गया, और यहाँ भी तेंदुए ने कुत्ते को दबोच लिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमराज में वहाँ रिकॉर्ड हुई है। अब सवाल ये है कि आखिर आबादी के बीच शहरों में जंगली जानवर आ क्यों रहे हैं। इस पूरे विषय पर बात करेंगे। पहले कुछ इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स के जरिए आपको जरा पूरा विषय समझा देते हैं। देखिए, आबादी के बीच जानवर, क्या बड़े कारण हो सकते हैं। वन्य जीव शहरी ग्रामीण इलाकों में अब आने लगे हैं। फिर आप देखिए, जानवरों का इंसानों के बीच आना एक बड़ा खतरा बन रहा है अपने आप में। वन्य जीवों की संख्या पहले से अधिक हो गई है। ये भी एक कारण हो सकता है कि अब जानवरों के लिए जो क्षेत्र है वो कम पड़ रहा है। कई जगहों पर विस्थापन का काम अधर में पड़ा है। विस्थापन ना होने से लोग जंगल नहीं छोड़ पा रहे। वन क्षेत्र में अतिक्रमण में बढ़ोतरी भी एक कारण है सकता है। उसका महत्वपूर्ण वन्य जीवों का प्राकृतिक का घर तो जंगल ही है, अब उसको एक तरीके से पूरा कब्जा किया जा रहा है अगर अलग अलग तरीक़ों से, तो फिर उनका जो पूरा क्षेत्र रहने का वो उससे छोटा हो रहा है। इस पर भी एक चेक लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। वन्य जीव शहरी ग्रामीण इलाकों में अब अपना मूवमेंट जो है उनका वो साफ साफ नज़र आने लगा है। जंगलों का दायरा जो कम हो रहा है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है, जिसकी वजह से अब बफर जोन में घास कम हो रही है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कारण, जिसकी वजह से माना जा सकता है कि जंगली जानवर जो है वो शहरों की तरफ उनका मूवमेंट हो रहा है। जानवरों को भोजन में इससे दिक्कत आ रही है। पूरा जो फूड साइकिल है वो इससे प्रभावित हो रहा है। अब इसके बीच कुछ महत्वपूर्ण सवाल भी हैं। जानवरों का स्वभाव क्यों बदल रहा है? वन विभाग के पास प्लान का अभाव है क्या? ये एक बड़ा सवाल है कि क्या प्लान है वन विभाग के पास? जंगलों में क्यों नहीं रुक रहे जानवर? ये एक बहुत बुनियादी सवाल है जिस पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे, और उसके फिर अलग अलग पहलू हैं। आबादी में जानवरों का आना कितना बड़ा खतरा है? किसी की जान जाती है तो जिम्मेदारी कौन लेता है? फिर उसका एक बड़ा लॉस हो सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जान नहीं जाती, लेकिन व्यक्ति बुरी तरह घायल हो जाता है। यूएम साहब रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बाबूलाल जाजू है वन्य जीव एक्सपर्ट, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही अनिल सूद साहब हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ेंगे इस चर्चा में। और दिनेश दुर्रानी जी जो सदस्य हैं एनजीओ, उनका अपना खुद का एक रन करते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनका दोनों का, इन सभी लोगों का रुख कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सर, ये चर्चा बड़ी अहम है, क्यों आखिर जो है तमाम जो जानवर हैं, जंगली जानवर, वो शहरी एरियाज़ की तरफ मूव कर रहे हैं, जहाँ बस्ती वाले एरियाज़ है वहाँ पर वो मूव कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा संकट इंसानों के लिए धीरे धीरे बन करके वो भर रहे हैं। यूएम साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? क्यों इस तरह की चीज़ें अब एकदम से सामने आ रही हैं? कैसे बार बार ऐसा हो रहा है कि तेंदुए का मूवमेंट इतना आम हो जा रहा है कि घरों में लगे कैमरों में रिकॉर्ड हो जा रहा है? देखिए, ये तो सर्वविदित है कि आबादी बढ़ रही है, और आबादी बढ़ने से बस्तियां भी बढ़ रही, नई नई बस्तियां रोज हो रही हैं। तो उसकी वजह से जो जंगल है शहर के आसपास के, खासतौर से जंगल, वो धीरे धीरे कुछ सिमटते से जा रहे हैं। जंगल के जो जंगली जानवर हैं, अगर उनको जंगल में खाने का भोजन नहीं मिलेगा या पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, तो वो उसकी तलाश में जंगल से बाहर आते हैं, और उस वजह से फिर आदमी का और उनका टकराव होता है। आदमी की अगर कोई जान चली जाती है, इससे दुखद कोई चीज नहीं है। लेकिन हमको ये भी सोचना चाहिए कि जंगल में जो जानवर हैं उनको किस तरह से हम बचाएं और उनकी किस तरह से सुरक्षा करें। तो इसके लिए वन विभाग को एक ठोस एक योजना बनानी चाहिए, जिसमें ये क्लियर कट डिपिक्ट हो कि जंगल में जो वाटर होल्स हैं वो पानी से भरे रहें,
अगर पानी कम है, वाटर सोर्सेज ज़्यादा हों, ताकि जंगली जानवरों को पीने का पानी मिले। और अगर उसमें प्रे बेस कम है, हिरन चीतल जिसपे ये क्या कहते हैं तेंदुआ शिकार करके अपना पेट भरता है, वो कम है, तो बाहर से जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से लाके इनको रिलोकेट किया जाए, इनको यहाँ छोड़ा जाए, ताकि वो जंगली जो तेंदुआ है वो उसको खाने के और पीने के दोनों चीज़ें वहाँ पे मुहैया हो सकें। अगर ये नहीं होता है तब वो जंगल से बाहर निकलते हैं और फिर ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होता है, जो हम सब रोज न्यूज में देखते हैं, और इसकी घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल ठीक बात है सर। और फिर एक बड़ा विषय इसमें ये भी आ जाता है कि जो जानवरों का जो स्वभाव है, क्या उसमें भी परिवर्तन आ रहा है? कुछ तो उनके पास संसाधन कम हो रहे हैं, रहने का क्षेत्रफल कम हो रहा है, खाने की जो उनकी पहले संख्या थी वो कहीं ना कहीं बिगड़ रही है, लेकिन क्या उनके इन सब चीज़ों से उनके स्वभाव में भी परिवर्तन आ रहा है? बाबूलाल जाजू साहब से मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वन्य जीव एक्सपर्ट हैं आप। बाबूलाल जी, क्या जंगली जानवरों के स्वभाव में भी एक बड़ा चेंज देखने को मिल रहा है? ये ऑब्जर्वेशन है आप लोग की भी? जंगली जानवरों के स्वभाव में बदलाव का कारण भी ये सारी स्थितियां ही है जो आज की है। जंगलों का प्रतिशत कम होना, घने जंगल कम हो गए, बढ़ते शहरीकरण ने जंगलों पर दबाव बना दिया। पैंथर और तेंदुए पहले भी थे, संख्या कोई बहुत ज्यादा इजाफा हुआ ऐसा नहीं है। हकीकत तो गांव और शहर बढ़ चुके हैं जंगल की तरफ। जब आबादी कम थी तब वनों का प्रतिशत 13.5% था, जो घट करके लगभग 9 रह गया। सघनता जो 0.8 थी वो घट करके 0.3 रह गई। और अनेक कारण ऐसे हैं इनको, जो खरगोश, नीलगाय, हिरण, सांबर, जंगली सुअर, सियार जो खाने को जंगल में मिलते थे, शिकार की घटनाएं भी चोरी छुपे बढ़ी है। वन्यजीव तस्कर शिकार करते हैं। और गांव में जब तेंदुआ पहले जाता था तो लोग जल्दी सो जाया करते थे। अब टीवी और मोबाइल ने रात को 11-12 बजे तक आदमी सोता नहीं गांव में। जब तेंदुआ आता था तो लोगों को पता नहीं लगता था, जानवर आते थे पता नहीं लगता। अब आदमी की हरकत और लोग देखते भाई ये हमको मारेगा, तो वो लठ लेकर के पीछे पड़ते हैं। कभी भी इंसान पर हमला तब करता है कि उसको स्वयं को अपने आप पर खतरा होता कि ये मुझे मार देंगे। तो ये आपसी मुठभेड़ के भेंट चढ़ जाते हैं। और तेंदुआ इंसान को बहुत मजबूरी में झपट्टा मारता है, आदमी देशियत से मर जाता है। उसको तो अगर समय पर जंगली जानवर खाने के रूप में मिले, घना जंगल मिले, तो क्यों शहर में आएगा? लेकिन फिर सर इसमें बाबूलाल साहब, इसमें एक विषय फिर ये भी है कि जैसे हम देखते हैं भाई, किसान जो है रात रात भर जाता है अपने खेतों में पानी लगाने के लिए। कई गांवों में कई जगहों पर ऐसी स्थिति रहती है जब ट्यूबवेल का जो समय है वो सबका बंदा रहता है, ट्यूबवेल एक ही है, कई जगहों पानी जाना है, तो कई किसान परिवार ऐसे हो जाते हैं जो रात में जाते हैं पानी लगाने के लिए, या कई बार नील गायों से अपनी खेत की रखवाली करने के लिए। तो वहां तो फिर उनके लिए तो एक संकट है ना। खेती भी आवश्यक है जी, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि फॉरेस्ट में जो पौधे जो लगाए जाते हैं वो पौधे बचते नहीं हैं। कहने को करोड़ों पौधे हर साल लगते हैं, इस साल भी 10 करोड़ पौधे लगाने की योजना सरकार बना रही है। मैं कह रहा हूं पौधे लगाने के बजाय आप जंगलों की बाउंड्री क्यों नहीं बनाते? उसमें सारे जंगली जानवर अपने आप सुरक्षित हो जाएंगे। आप 10 करोड़ पौधे लगाने की बात करो, पौधे 2 करोड़ लगाओ, 8 करोड़ पौधे में जितना धन खर्च होता है वो जंगल की वन क्षेत्र की बाउंड्रियां सुरक्षा वाल बना दे तो अपने आप जंगल खड़ा हो जाएगा। ये सारे वन्य जीव उसमें सुरक्षित और इनका खाना पीना भी बिल्कुल सही मिलेगा। और रहा सवाल भोजन पानी की तलाश में जाते हैं तो इंसान इनको रास्ता दे, इनको जाने दे। वो अगर चुपचाप अपना रास्ता बदल दे वो निश्चित रूप से हमला नहीं करेगा। जब इंसान लठे लेकर के इसके पीछे पड़ जाते हैं तब इनको अपने बचाव के लिए झपट्टा मारना पड़ता है। और आदमी दहशत से भी कई बार मर जाता है, कई बार दहशत से मर जाता है। और ये दहशत फैल रही है, ये दहशत अब कई जगहों पर ज्यादा फैलती हुई भी नजर आ रही है। अनिल सूद साहब, अनिल जी से इसका जवाब ले लेते हैं बाबूलाल जी, फिर मैं आपके पास आता हूं दोबारा, आपका और अनुभव इसमें जानते हैं। लेकिन अनिल सूद साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस पूरे बदलाव को? और फिर इसमें एक बड़ी चीज ये भी हो जाती है कि क्या वन विभाग के पास, क्योंकि बार बार ये घटनाएं हो रही हैं, तो ये विषय तो वन विभाग का है कि उनको सोचना है किस तरीके से इसको सब चीजों को नियंत्रित करना। तो क्या वन विभाग के पास पर्यावरण का जो पूरा हमारा क्षेत्र है जो उसको संभालने वाले लोग हैं, उनके पास कोई प्लान है?
सर एक बार अनम्यूट कर लेंगे फोन। जी ठीक है, अनिल सर के पास चलेंगे एक बार दोबारा। ऑडियो उनका नहीं आ पा रहा है, उनका भी अनुभव इस पे वो साझा करेंगे। लेकिन दिनेश दुर्रानी साहब, आपसे भी मेरा यही सवाल रहेगा, क्योंकि सर आप खुद एक एनजीओ के लिए काम कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल इसमें यह कि कोई भी एनजीओ या विभाग हो, उसके पास एक प्लानिंग तो होनी ही चाहिए अपने उस विषय को ठीक करने के लिए। ये जो लेपर्ड वाले जो इंसिडेंट हो रहे हैं, स्पेशली जो आप जो दिखा रहे हैं डॉग वाला, ये 15 या 20 साल पहले आपको ध्यान हो तो एक वीडियो वायरल हुआ था बॉम्बे में, संजय नेशनल पार्क पे। तो वहां पे भी एक लेपर्ड घुस गया था किसी पास वाले फ्लैट में, और वहां पे उसने सबसे पहले 15-20 साल पहले ये एक आया था। अब उसके बाद आप ये देखिए, ये कोई नई घटना नहीं है। 1987 में, जैसा कि सरिस्का के पास अलवर है, अलवर में सुनील अरोड़ा साहब डीएम हुआ करते थे, उनके घर में, उनकी कोठी में घुस गया था लेपर्ड, और वहां से निकल के आया था। तो कहने का मतलब ये है कि ये घटनाएं कोई नई नहीं है। लेकिन यस, आज की तारीख में 2024 में लेपर्ड की जो पोजीशन है वो डेफिनेटली मोर देन 1000। 17 में 400-450 बताते थे, 2018 में ये बता रहे थे 700 करीब। मैं गारंटी देता हूं कि जो भी अभी जनगणना, जो भी गणना हुई थी लेपर्ड की, वो सारे सारे ऐसे एरिया से हुई थी जहां जंगल है। लेकिन यदि अब इसको टोटल देखा जाए तो लेपर्ड की पॉपुलेशन डेफिनेटली ओवर 1000 है। और लेपर्ड की कहानी यह है कि लेपर्ड पेरीफेरी पे रहना पसंद करता है, तो उसका जो डॉग है वो मेन फूड होता है। जैसे जंगल अंधेरा हुआ तो वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जो भी जानवर, छोटा मोटा जानवर मिल जाता है। और मैंने अभी यहाँ से सरिस्का से निकल के जा रहा था, मैंने देखा सरिस्का के आसपास वाले डॉग को तो किसी ने कॉलर लगा रखा था डॉग के, और कॉलर पे कांट वो लगा रखे थे स्पाइक, जी, ताकि वो गला ना पकड़ पाए, ताकि गला ना पकड़ पाए। क्योंकि जानवर जो भी कैट है वो सबसे पहले गले पे चोट करते हैं, गले को ही पकड़ते हैं। तो इसलिए मैं आई कैन सी दैट, और ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अब जो जितना भी लेपर्ड बढ़ा है वो डेफिनेटली 1000 हो गए हैं। अभी सरिस्का के पास जो अलवर है, अलवर के रोज आए दिन घटनाएं होती हैं। अभी ये हमारे जो फॉरेस्ट मिनिस्टर है उनके सामने, उनके घर के सामने एक हॉस्पिटल है, वहां पे घुस गया था। नहीं तो फिर इसको किस तरीके से सर नियंत्रित किया जाए, ये मुझे लगता है अनिल सूद साहब से इसका मैं अब जवाब ले लेता हूँ। अनिल सूद साहब, ये तो तमाम चीज़ें, ये हकीकत तो है, ये हमारे सामने हो रही। अनिल सूद साहब हमारे साथ जुड़ेंगे दोबारा, उनका फिर रुख करेंगे। लेकिन यूएम साहब, ये चीज़ें जो हो रही हैं, अब इसको कैसे ना कैसे करके तो इसको कुछ बैलेंस तो बिठाना पड़ेगा ना। मतलब क्योंकि ये फिर वही बात हो जाएगी कि भाई अगर एक जान भी जाती है, या मान लीजिए हर महीने 2 महीने में कोई 1-2 व्यक्ति की मृत्यु की खबर आती है इस तरह के हमले में, तो फिर वो किसकी जिम्मेदारी वो होगी, और क्या इंसानी जान जो है वो इतनी मामूली हो गई है? नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि इसके लिए वन विभाग को सभी स्टेक होल्डर के साथ बैठकर, गांव वाले और आसपास के लोगों से बैठकर एक कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। और उसमें ये क्वेश्चन, मतलब क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए, या जो डूज एंड डोंट्स होने चाहिए कि ये किया जाएगा, ये नहीं किया जाएगा। नहीं तो साहब, इसमें बाउंड्रीज बनाने की जो बात अभी दिनेश दुर्रानी साहब कर रहे थे, ये बाउंड्री बनाने का सुझाव अच्छा है, लेकिन इतने बड़े एरिया में पूरे जगह चारों तरफ से बाउंड्री वॉल बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये जरूर है कि जहां जहां वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, जहां जहां बस्तियां मिलती हैं जंगलों से, उसके आसपास थोड़ी दूर तक 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक बाउंड्री वॉल जरूर बनाई जानी चाहिए, ताकि जो जंगली जानवर हैं वो शहर में ना आ पाए, आबादी में ना आ पाए, और उनका टकराव मानव से ना हो सके। लेकिन सवाल वही बार बार यही उठता है कि आखिर ये क्यों बाहर आते हैं। जैसे कि बताया कि जो पैंथर है वो डॉग्स होते हैं, एक तो उनका स्टेपल फूड होता है, अच्छा फूड होता है, और ये इजी प्रे होता है, सबसे इजी प्रे, इजीली मार सकते हैं। पैंथर किसी भी सामर्थ्य को दौड़ा के मारने में उसको बहुत जोर आता है, और कभी कभी उससे सफलता मिलती है, कभी कभी नहीं भी मिलती है। और वैसे भी जंगल में अगर ये क्या कहते हैं फूड नहीं अवेलेबल होगा तो वो बाहर आएंगे और इजी प्रे को मारेंगे। इसलिए ये जो है केसेस बार बार बढ़ रहे हैं, और ये हर बार सुनने को मिलता है कि वो आए और कुत्ते मार के ले गया। तो फिर बाबूलाल जाजू साहब, इसमें आम आदमी यही समझना चाह रहा है कि
वन हम लोग जब भी कभी इस तरह की घटनाएं आती हैं तो आम आदमी को ये बात समझ में आती है कि भाई इसके लिए एक विभाग तय है बाबूलाल साहब, कि भाई वन विभाग के लोग हैं, वहाँ पर अधिकारी हैं, उनके IAS अधिकारी हैं, उनके तमाम पूरी टीम है, उनके पास रिसर्च है, रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग इसमें कुछ ना कुछ हल निकालेंगे, वो सोचेंगे क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कई बार NGT का फरमान आया है। अब इसमें विशेष बात ये भी है कि भाई भूमाफिया भी इतना अब तेज़ी के साथ अब बीते कुछ दशकों के अंदर बढ़ा है राजस्थान के अंदर, कि कितना उसका डिस्टर्बेंस जो है वो पूरे क्षेत्र पे जाता है, पूरे पहाड़ी क्षेत्रों पर जाता है, नदियों से खनन हो रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जा रहा है बाबूलाल साहब। लेकिन इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई होती हुई, कोई ठोस फैसला आता हुआ नहीं दिखाई देता, ना वन विभाग की तरफ से, ना ही NGT के कुछ फरमान ऐसे जो कि नहीं माने गए। तो ये कब तक चलेगा, कब तक ये चलेगा? कानून तो बना हुआ है लेकिन उसकी पालना नहीं हो पा रही ना। सरकार करा नहीं पाती है। और देखिए आप, फॉरेस्ट में लाखों हेक्टेयर भूमि में आज भी अतिक्रमण है, हटा कहाँ पा रही है। शिकार की घटनाएं होती है, उन शिकारियों को सजा नहीं मिलती है। संसार चंद्र ने बाघों को समाप्त कर दिया, तो हुआ क्या एंड में? मतलब सवाल ये कि आज भी विस्थापन की कार्रवाई केवल कागजों और बातों तक रहती है। क्यों नहीं आप उनको ठीक से उनकी जमीन के बदले में कृषि योग्य जमीन, उनके आवास, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनकी चिकित्सा, सारी व्यवस्था करके उनको जंगल से बाहर करिए आप, उनको सम्मानजनक तरीके से। और इनका जो फूड है, इनको जो जानवर अगर ये मिलता रहेंगे खाने के लिए, ये इंसान को क्यों खाएगा? इनको तो 4 टांग वाला पशु चाहिए। ये सारी स्थितियां सरकार को अपने आप ठीक करनी पड़ेगी और कानून को ठीक से अंजाम देना पड़ेगा। अगर कोई भी व्यक्ति जंगल में घुसता है तो कारण क्या है, जंगल में क्यों घुस रहा है? आप, आबादी तो बढ़ गई, शहरीकरण बढ़ गया, भाई जंगल तो शहर में आए नहीं, शहर के लोग या कॉलोनियां ही तो जंगल के पास गई है। इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए ध्यान रखना चाहिए कि इनका जो मुख्य खाना है, इनका जो फूड है, वो इनको मिले और जंगल घना हो जाए और वनों का प्रतिशत बढ़ जाए तो ये सारी प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। क्यों विस्थापन नहीं करते हैं, क्यों अतिक्रमण नहीं? लेकिन ये इतना जल्दी का काम तो सर ये नहीं हो पाएगा ना बाबूलाल साहब, ये इतनी जल्दी का काम तो है नहीं। ये एक सॉल्यूशन तो ये तो एक एवरग्रीन सॉल्यूशन है कि भाई अगर वन्य क्षेत्र बढ़ जाए और ये सब चीजें बातें कर रहे हैं पर शुरू नहीं हो रहा। 33% धरती पर बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ा प्लान तभी एग्जीक्यूट होगा, बिल्कुल ठीक बात है। बड़ा प्लान तभी एग्जीक्यूट होगा जब पहला कदम एक उसके लिए रखा जाएगा, और वो पहला कदम रखने में ही इतनी दिक्कतें बार बार आती हैं कि वो दिखाई नहीं देता कि वो पहला कदम कब रखा गया। तो ये दिनेश दुर्रानी साहब, ये कब तक आपकी NGO जो है, आप जिस NGO के लिए काम करते हैं, और तमाम जो NGOs हैं जो कि पर्यावरण प्रेमी लोग हैं, क्या उनकी भी कोई संयुक्त ऐसी बैठक, कोई बातचीत नहीं जिसमें कोई प्रस्ताव रखा जाए, कोई सजेशन रखा जाए, कोई गाइडलाइंस जारी करने के लिए दबाव बनाया जाए? जब भी समय समय पे हम लोगों को मौका मिलता है, हम अपनी बातें गवर्नमेंट के पास पहुंचाते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि लास्ट जो हमने वर्कशॉप किया था जयपुर में, हमने डिमांड रखी थी कि भाई जितना जल्दी हो सके रिलोकेशन होना चाहिए विलेज का। क्योंकि आज की तारीख में सरिस्का को ले लें तो सरिस्का में करीबन 24 गांव हैं जो स्टिल कोर एरिया में है, और जब कोर एरिया में डिस्टरबेंस होता तो जानवर बाहर निकलेगा ही निकलेगा, उसको आप नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। तो साहब ने, जो जाजू साहब ने बोला था, बिल्कुल सही बोला कि जब तक गांव शिफ्ट नहीं होंगे कोर एरिया से, और ये जानवर जो बाहर निकल रहे हैं अभी पेरीफेरी पे, यदि सेंसिटिव जोन में खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो जानवर को बाहर आएगा ही आएगा। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके रिलोकेशन ऑफ द विलेज और रिलोकेशन ऑफ द एनिमल आल्सो, क्योंकि जो जंगली जानवर हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनको आप इंटैक्ट कर दें। आप उनको, जैसा कि साहब बोल रहे थे, UN साहब बोल रहे थे कि भाई जहां है, जहां जंगल है, वहां के आसपास तो अपन रोक सकते हैं। और लेपर्ड एक ऐसी चीज है, आप कितनी बड़े से बड़ा दीवार भी बना लें उसको, वो भी दीवार भी नहीं रोक पाती है, वो पिलर पे चढ़ जाता है। आपने देखा होगा इंसिडेंट, ये जो इलेक्ट्रिक वायर पे चढ़ के, इलेक्ट्रिक पोल पे चढ़ के वो निकल जाता है और वो मरता है। तो लेपर्ड को होल्ड करना इज वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, और ये जो आज से नहीं बहुत पहले से चल रही है, यही है कि इसको पेरीफेरी पे जितना सेंसिटिव जोन जितना भी है उस पे आप यदि पानी और खाने का इंतजाम करेंगे तो जानवर बाहर नहीं निकलेगा।
ठीक है। this is अनिल what I सूद think. साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं चर्चा में। उनको शुरुआत में वो जुड़े थे लेकिन दोबारा जुड़ गए। अनिल सूद साहब, मैं चाह रहा हूँ आप अपनी इस बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पर आपका क्या अनुभव है, किस तरीके से आप विचार कर रहे हैं कि भाई इस समस्या का कैसे निपटारा हो? सर ऐसे है कि जो हमारा वन विभाग है, इनके पास तो कोई प्लानिंग है ही नहीं, ना ही इनकी कोई विजन है, ना ही इनका कोई मिशन है। अब आप देखिए कि शहरीकरण जो है वनों की तरफ बढ़ता जा रहा है, क्या ये वन विभाग शहरीकरण को रुकवा नहीं सकता? सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारे ब्यूरोक्रेट्स आपस में मिले हुए हैं, इनको किसी ने कुछ लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी फाइलें जो है उन पे नंबर बनाने हैं। अगर आप देखें जयपुर के 30 किलोमीटर के रेडियस में 3 टाइगर सफारीज हैं। क्या ये लोग वहां पे घास का इंतजाम नहीं कर सकते? क्योंकि अभी जो बारिश नहीं हुई है काफी देर से, तो इन जंगलों में पानी की कमी है, पानी की कमी से घास की कमी होगी, और ये जो घास की कमी है इसकी वजह से जो है इनको वाइल्ड प्रे नहीं मिल पा रहा, तो ये घबरा के शहर की तरफ आते हैं। और जब कोई भी जंगली जानवर शहर में आता है तो वो वैसे ही घबराया होता है। तो इसका मतलब ये हुआ अनिल सूद साहब कि अगर आपको जो एग्रेसिव जानवर हैं, अगर आप उनके दायरे के अंदर रखना है, तो फिर जो उनका जो फूड है, जो उनका भोजन है, पहले आपको उसकी संख्या पर ध्यान देना पड़ेगा ताकि उन्हें बाहर आने की जरूरत ही ना पड़े। अगर जंगल में घास होगी तो वहां हिरन दिखाई देगा, हिरन क्यों आएगा खेतों की तरफ, और फिर क्यों? इसी तरीके से अनिल सूद साहब देखिए ये बड़ा महत्वपूर्ण बात उन्होंने बताई, वो समझाना चाह रहे हैं। दिनेश दुर्रानी साहब का एक बार मैं रुक कर लेता हूँ इस बात के ऊपर कि सर ये तमाम जिसकी बाउंड्रीज की बात हो रही है, और खास तौर पर ये जो बात कि भाई ग्रामीणों का वहां से पलायन क्यों नहीं करवाया गया, उनको कहीं बसाया नहीं गया, इसमें समस्या क्या आती है? समस्या सोच की है। जब तक संवाद नहीं होगा गांव वालों से समझाइश नहीं होगी, संवाद नहीं होगा, तब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। इसके लिए अभी जो नए ऑफिसर्स हैं, स्पेशली सरिस्का की मैं बात करता हूं, अभी सरिस्का में 2-3 गांव, अभी इस कुछ पीरियड में 2-3 गांव, एक गांव तो बिल्कुल क्लियर कट निकल गया है, अभी लग रहे हैं कोशिश में, लेकिन जितना ज्यादा प्रेशर होना चाहिए वो प्रेशर नहीं है। मैं कहूंगा कि इसको प्रायोरिटी पे लेके किया जाए। यदि प्रायोरिटी पे लेके नहीं किया गया, हमारा आप समझ सकते हैं, एक टाइगर सरिस्का का एक टाइगर हरियाणा तक पहुंचा है, और हरियाणा जो इनसाइड जो फॉरेस्ट है हमारा, जो काली घाटी वाला एरिया है, वो पूरा खाली पड़ा हुआ है, जो कि हमारी नर्सरी हुआ करती थी सरिस्का में, जिसको यूएम साहब समझ सकते हैं जो मैं बोल रहा हूं, कि काली घाटी वाला एरिया यूज्ड टू बी नर्सरी ऑफ द टाइगर इन सरिस्का। वहां टाइगर नहीं है, इसका मतलब यह है कि डेफिनेटली डिस्टरबेंस है, भैंसे हैं, गांव वाले हैं, तो जो डिस्टरबेंस है उसके कारण यदि अपन इन विस्थापित कर दें इन गांवों को, तो सरिस्का आई एम श्योर इट कैन बी ए वेरी गुड जंगल। ठीक है बाबूलाल साहब, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज को? क्यों नहीं वहां पर विस्थापन, उनको जो विस्थापित करने का जो पूरा काम है, विस्थापन करने का जो पूरा काम है, वो सारे एक्सपर्ट बैठे हैं। साई साहब के साथ भी हमने बहुत काम किया, बहुत पॉजिटिव इनका रुख रहता है, दुर्रानी साहब, सूद साहब, कुल मिला के राजनीति न हो, काम हो। कागजों में काम नहीं चाहिए, धरती पर काम चाहिए। बातें करना अलग बात और काम करना अलग बात है। आप अगर किसान को जमीन के बदले में ठीक जमीन मिल जाएगी, उनके निवास की आवास की व्यवस्था हो जाएगी, लिखाई पढ़ाई की बच्चों की व्यवस्था नहीं, तो फिर ये क्यों नहीं हो पा रहा सर? यही तो सवाल है। ये कोई इतना बड़ा काज तो है नहीं भाई, जंगल के अंदर जिन परिवारों को विस्थापित करना है, वहां से उनको माइग्रेशन करवाना है, तो कितने परिवार होंगे, कितनी संख्या होगी? यूएम साहब, ऐसे अगर एक गांव के विस्थापन के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं आपको। जी। इसमें सबसे बड़ी एक जो बहुत अच्छी विचार इससे आया कि गांव को विस्थापित कर दिया जाए, बाहर ले जाया जाए, और उनको मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए, ताकि उनको बच्चों को स्कूलिंग और हॉस्पिटल वगैरह सब मिल सके। लेकिन दिक्कत क्या होती है, सबसे पहली शर्त तो विस्थापन की है, वो ये है कि वॉलंटरी रिलोकेशन होना चाहिए। यानी हर एक ग्रामवासी जब तक खुद नहीं चाहेगा, जब तक आप उसको फोर्सफुली नहीं इजेक्ट कर सकते। जब ये पता नहीं क्यों इस जंगल के केस में कभी कोई एयरपोर्ट बनता है, वहां से अगर कोई जमीन ग्रहण करनी है तो वहां पे कोई वॉलंटरी रिलोकेशन की बात नहीं आती। उनको हटाया और उनको मुआवजा दिया और दूसरी जगह बता दिया,
तब कोई ये नहीं कहता कि इनको जबरदस्ती क्यों ले जा रहे हैं। लेकिन वन विभाग के केस में अगर कोई आदमी को आप बाहर ले जाइए तो कहते हैं इसको जबरदस्ती ले जा रहे हैं। तो ये एक क्लॉज है जो कि वॉलंटरी रिलोकेशन का, कि जब तक वो गांव वाला खुद नहीं चाहेगा तब तक वो उसको बाहर नहीं ले जा सकते। और उसमें क्या है कि आसपास के लोग, कुछ नेतागण, वो जनप्रतिनिधिगण उनको उकसाते रहते हैं कि नहीं नहीं अभी रुको, अभी हम इसका जो ये पैकेज है इसको और बढ़वाएंगे और गांव से तो मतलब सरकार से और पैसा दिलवाएंगे। इसके लालच में गांव वाले वहीं बैठे रहते हैं और उनका बाहर निकलना ये तो बहुत ही मुश्किल काम है। बारीकी वाली बात आपने बताई है साहिब साहब। इस तरह के जब तक ये चीज़ें, फिर ये भी एक तरीका निकाल लिया जाता है उन लोगों द्वारा जो नहीं चाहते कि ये प्रोसेस आगे बढ़े, और यहाँ पर फिर बड़ा समय इसमें व्यतीत हो जाता है। यूएम साहब शुक्रिया आपका, अपने तमाम अनुभव अपने रखे। बाबूलाल जाजू साहब बहुत शुक्रिया आपका भी। सूद साहब शुक्रिया आपका। दिनेश दुर्रानी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो जंगली जानवर इंसानी परिवेशों में मूवमेंट उनकी दिखाई दे रही है और उससे इंसानों के लिए खतरा बढ़ रहा है, लेकिन खतरा जंगली जानवरों के लिए भी बन चुका है, तभी शायद वो इंसानी बस्तियों का रुख कर रहे हैं। एक डिस्टर्बेंस चल रहा है, इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत हम लोग करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।